कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अजय बौखलाया सा खड़ा था। सगी माँ की मौत हुई और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने विजयपुरा फ़ोन लगाया? किशोर जी उसे हैरत से घूर रहे थे। अजय का चेहरा लाल हो गया। सक पकाकर उसने नज़रें झुका ली। तो तुम्हें अभी तक खबर ही नहीं? ना नहीं, अजय ने हिचकिचाते हुए कहा। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। किशोर जी ने अजय की पीठ थपथपाई और रवाना हो गए। अजय कुछ देर तो बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया तो सोचों के भंवर से बाहर और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख उसकी पत्नी रचना घबरा उठी। पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? रचना माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? किशोर जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अचानक ही बाज़ार में मिल गए। मगर अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया का फ़ोन भी नहीं आया। क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फ़ोन उठा। उसने गिरीश भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर गिरीश को भी झटका लगा। कमाल है, इस बात की खबर क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं किशोर जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने उनको फ़ोन किया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गिरीश बौखलाया। सगी माँ की मौत हो गई और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। गिरीश सिर पकड़ बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब मौजूद नहीं पाया होगा तो उफ, कितनी छिचालेदार हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर गिरीश की गर्दन झुक सी गई। अजय को फ़ोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफ़र था। रास्ते भर इसी उधेड़-बुन में रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही रेखा ने नथुने फुलाते हुए बोली, मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बँटते। लेकिन अब ना पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। तुम्हारी बहन, और कौन? गिरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह 10 बजे के लगभग दोनों विजयपुरा पहुँचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास और गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। गिरीश पिताजी की गोद में मुंह छुपा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए, आंखें मूंदे, होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की हज़ारों लकीरें साफ साफ दिख रही थी। उधर रेखा रिक्शे से उतर अंदर के कमरे में जा चीखें मार मार कर रोने लगी। फिर पिता की गोद से सिर उठा गिरीश ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फ़ोन तो करवा देते आप। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? गिरीश ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। गिरीश को यूँ लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों उस पर। सक पकाते हुए सिट पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते, और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी का गला रूंध गया। गिरीश के लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी नहीं सोची थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका सारा किरदार उधेड़ कर रख दिया था। वहाँ बैठे रिश्तेदार मन ही मन गिरीश की हालत का मज़ा लेने लगे। गिरीश के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? तभी अजय का रिक्शा रुका। उसकी पत्नी भी रोती हुई अंदर चली गई। अजय पिता के गले से लिपट माँ को याद करके रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाहना दिया, खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा,
मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतज़ाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता, किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई मदद करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा। आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन आता है। अजय सक पका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी हकीकत में ज़माने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर ताना मार रहे हैं। अचकचाकर उनका चेहरा देखता रह गया। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। अजय के लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो गया। रिश्तेदारों के चेहरे तो उसने पहले ही भांप लिए थे। वह सब दबी छुपी आवाज़ में उसके बारे में बोल रहे थे। अजय के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने के बाद 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी दीदी से मिलने का बहाना बनाकर वह उठा और पीछे पीछे गिरीश भी चल दिया। अंदर लक्ष्मी तीनों बुआओं के किसी काम में लगी थी। दोनों भाइयों की पत्नियां एक तरफ ऐसी बैठी थी जैसे इनको किसी ने जूते से पीट कर बिठा दिया हो। कमरे में जाते वक्त अजय ने सोचा दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपट फूट फूट कर रो पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लक्ष्मी ने एक पल के लिए उचटती नज़र उन पर डाली और दोबारा अपने काम में लग गई। तीनों बुआओं ने भी उन दोनों भाइयों से कोई बात नहीं की। दोनों भाई कट कर रह गए, चुपचाप अपनी पत्नियों के पास आकर बैठ गए। चारों को एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का सवाल पूछते रहे। फिर फ्रेश होने का बहाना कर चारों वहाँ से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले लक्ष्मी ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात लक्ष्मी की माँ कौशल्या जी की मौत हुई, तब रात 1:30 बजे के लगभग कौशल्या को घबराहट होने लगी। दिग्विजय जी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। दिग्विजय ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन कौशल्या ने रोक लिया। वह मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद उन्हें यकीन हो गया था कि अब अपने पति से बिछुड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि आखिरी वक्त पति भी सामने ना रहे। दिग्विजय इधर डॉक्टर को बुलाने जाते और उधर उनकी सांसें। मजबूरन दिग्विजय को ही रुकना पड़ा। कौशल्या की सांस उखड़ने लगी थी और दिग्विजय बेबसी से अपने जीवन साथी को मौत के मुंह में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। दुख के भारी बोझ से उनकी आंखें छलक गईं। ऐसे वक्त में खुद को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। कुछ पलों के बाद उन्होंने अपने मन को संभाला और चम्मच से गंगाजल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक कौशल्या जी के मन को जिंदगी के आखिरी पल तक चुभ रही थी। दिग्विजय ने पिछले माह अपने दोनों बेटों को फ़ोन किया था, लेकिन बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट कौशल्या अपने पति दिग्विजय की बाहों में तड़पती रही। आखिरी सांस निकलने के पहले उन्होंने हाथ बढ़ा अपने पति के पैरों को छुआ और फिर उनकी सांसें थम गईं। स्तब्ध पिताजी अपने जीवन साथी की ठंडे पड़े वजूद को कलेजे से चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू, पोते पोतियाँ, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों के मुंह मोड़ने के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ भागदौड़ तो की जा सकती थी। क्या फ़ायदा 2-2 बेटे होने का? इससे तो बेटों का न होना भला। और ऐसे ही दुख और गुस्से के मिले जुले एहसास में उन्होंने वह कठोर फैसला लिया। आंसू पोंछ कौशल्या जी की बेजान काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 फूल तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वह कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा उससे जगाया।
उसके दरवाज़ा खोलने पर ऐसे में जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सभी रिश्तेदारों को सूचित कर देना। यह सुनकर बुआ हैरान रह गई। बुआ उठा पटक करने लगी, लेकिन दिग्विजय ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फ़ोन कर दिग्विजय घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही भाई से गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। दिग्विजय के मन की पीड़ा रो के नहीं रुक रही थी। वह भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भीज ढांढस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद लक्ष्मी अपने पति व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। दिग्विजय को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा क्या 2-2 बेटों के रहते हुए कोई दूसरा चिता को अग्नि दे। दिग्विजय की रूंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वे इसे, अब मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों से इनकार कर दिया। उनकी ज़िंदगी के आगे सबको झुकना पड़ा। उनकी ज़िद के आगे सबको झुकना पड़ा। अगले दिन सभी रिश्तेदार भी आ गए थे। कौशल्या जी की चिता में अग्नि खुद दिग्विजय ठाकुर ने दी। शाम हो गई थी। पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार सभी अंदर आकर बैठ गए। गिरीश एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका दिल बेहद परेशान था। पिताजी के एक ऐसे फैसले ने उसके व अजय के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा। अभी रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने खुद ही दोनों बेटों व उनकी ससुराल वालों को खबर देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक बेसहारा बूढ़ा आदमी ने ऐसा कठोर फैसला क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। बस नहीं हुए तो दोनों बेटों व उनके ससुरालों में। गिरीश के सामने भी एक बड़ी मुश्किल और थी, माँ की 13वीं। 3 दिन बाद दोबारा से सारे रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बनती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी साफ इनकार कर दिया था। अब इसके लिए क्या जवाब देगा गिरीश रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने के कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए अजय और गिरीश ने पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के होने देने के लिए कहा था, लेकिन पिताजी ने सपाट लहजे में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उससे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, तो क्या मतलब है बेफिजूल ढोंग रचाने का। इस साफ गोई पर दोनों भाई कट कर रह गए। गिरीश धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक एसटीडी बूथ से अपनी अजय की ससुराल फ़ोन लगाया। साथ ही अपने पिता दिग्विजय की नाराज़गी भी बतला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि किसी तरह वह लोग आकर पिताजी को पगड़ी के लिए राज़ी करवा लें। अगली ही सुबह दोनों बहू के माता पिता भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफ़ी मांगी। पिताजी के चेहरे पर अकड़ के कोई निशान नहीं थे। वे बड़े अपनेपन से अपने समधियों को तसल्ली देने लगे। आप बेकार ही इतना सोच रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही, हमें खबर ही नहीं की। गिरीश के ससुर कहने लगे। ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कान उभरी। जिनके फ़ोन आते रहते थे मेरी खैरियत पूछने को, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वहीं खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक पल चुप रहे बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप अगर एक बार भी बता देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। दिग्विजय जी ने उनकी तरफ मुड़कर कहा। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती हैं। आपने कभी पूछा नहीं कि वह सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की। दोनों समधी को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने छोटे शब्दों में बहुओं का अपने लिए बर्ताव बयान कर दिया था।
सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप ये तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का बर्ताव कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा बर्ताव उनके लिए कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुशी होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, आज़ाद है अपनी गृहस्थी में। लेकिन अगर उनकी बहू भी इसी तरह आज़ाद रहना चाहे तब वह काँप उठे। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने झुके हुए सर ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के बर्ताव के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब वह ऐसा कभी नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतज़ाम कर लिए हैं। और 13वीं के दिन इन इंतज़ामों का खुलासा हुआ। बड़े फूफा जी ने ऐलान किया कि ये मकान दिग्विजय जी ने हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 बच्चे रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद ये सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही दोनों बहुएं शर्म से गड़ गईं। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिक उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को कुछ सीख मिल सके। और साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।